आप खुद वहाँ मौजूद थे, जंग जैसे ही शुरू हुई उसके बाद आप इज़राइल में थे। तो ये जो शुरुआत थी आपका जाना, और आपने ये भी कुछ सवाल होगा लोगों के मन में कि इज़राइल ही क्यों चुना, ईरान क्यों नहीं चुना जिस वक्त आप ग्राउंड रिपोर्टिंग के लिए जा रहे थे। तो शुरू मैं चाहूँगी आप उससे करें। आप बिल्कुल देखिए, जब ईरान और इजराइल का ये तनाव चल रहा था और हम लोग लगातार ये कह रहे थे कि वो जंग कभी भी शुरू हो सकती है, मैं आपको बताऊं कि मैंने इजराइल के एम्बेसी में संपर्क साधा और उनको मैंने 10 और 11 जून को, मतलब जंग शुरू होने से 2 दिन पहले ये मैसेज किया कि मैं हो सकता है कि G7 समिट में का रिपोर्टिंग के लिए कनाडा जाऊं और उसके बाद मुझे इजराइल जाना पड़े, तो मुझे वीज़ा चाहिए, है ना। तो उन्होंने मुझसे पूछा भी कि ऐसा क्या हो गया, तो मैंने कहा कि मुझे लग रहा है कि ये युद्ध कभी भी शुरू होगा। देखिए, ये 10-11 जून की बात है, ऑन रिकॉर्ड है मेरे पास, मोबाइल में भी सारे मैसेज और मेल। और 12 जून को ये रात में लड़ाई शुरू हुई। 12 जून को इजराइल ने वो कर दिखाया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी कि 12 जून की रात यानी 13 जून की सुबह में ईरान की जो मिलिट्री की टॉप लीडरशिप थी वो एक ही रात में एक ही झटके में ख़त्म। IRGC के चीफ मारे गए, ईरान के आर्मी चीफ मारे गए, एयरफोर्स चीफ मारे गए, फिर कई दूसरे कमांडर मारे गए। मान लीजिए साइंटिस्ट तो जो हैं वो तो हैं ही, लेकिन मैं तो ये कह रहा हूँ कि जिनको युद्ध लड़ना है, अगर पूरी टॉप लीडरशिप एक राउंड में ख़त्म हो गई, तो आप सोचिए कि मतलब युद्ध और गेम, किसी क्रिकेट मैच की तो मैं तुलना नहीं करूंगा, लेकिन आप सोचिए कि वर्ल्ड कप का मैच हो और किसी भी टीम के टॉप 5 बल्लेबाज आउट हो जाए तो क्या होगा। तो वही वाली सीन थी। इससे मैं आपको रोक रही हूँ कि मुझे एक बात और याद आ गई कि IRGC के जो कमांडर हैं, जब मैंने आपको बताया था कि उनका हाल ही में ये ट्वीट आया है इजराइल को लेकर, ये तब भी आपने सेम टिप्पणी की थी कि अब जो इजराइल का सबसे पहला टारगेट IRGC के कमांडर होंगे, और हूबहू वैसा ही हुआ ये। खैर, हाँ, नहीं मतलब हम लोग ये तो नहीं कहेंगे कि हम लोग एस्ट्रोलॉजर हैं, भविष्यवक्ता हैं। मतलब मैं ये मानता हूँ कि जर्नलिस्ट को खाली आप बस देखिए कि घटनाक्रम क्या हो रहा है और उसमें अपना एजेंडा मत लगाइए, आप केवल सोचिए। जैसे कि मान लीजिए आपने कहा कि ईरान हम क्यों नहीं गए, क्योंकि मैं इस बार तीसरी बार इजराइल होके आया। 7 अक्टूबर 2023 को जब हमास के हमले हुए तब पहली बार मैं इजराइल में रिपोर्टिंग के लिए गया था, लंबा समय बिताया। उस समय इजराइल की मिलिट्री स्ट्रेंथ को, वहाँ के लोग, उसकी पॉलिटिकल लीडरशिप को मैंने समझने की कोशिश की थी। फिर दोबारा उसकी बरसी पर मैं गया, उस वक्त हिजबुल्लाह से लड़ाई हो रही थी और फिर उस समय हिजबुल्लाह के चीफ नसरुल्लाह मारे गए थे। उस समय भी बारीक से अध्ययन करने के बाद मैं ईरान और इजराइल पे कुछ समय से काम कर रहा था। तो मैं ईरान जाने की भी कोशिश कर रहा था। पिछले साल भी मैंने ईरान के लिए वीज़ा के लिए अप्लाई किया। ईरान के एम्बेसडर से मेरी खुद निजी तौर पे बात हुई थी, उन्होंने कहा कि आप वीज़ा अप्लाई करिए, हम लोग तेहरान से अनुमति ले लेंगे। बट तेहरान का फैसला था कि अभी हम विदेशी पत्रकारों को परमिशन नहीं देंगे टेम्पररी जो बेस पे। ऐसा नहीं कि वहाँ विदेशी पत्रकार नहीं है, लेकिन जो बहुत लंबे समय से स्थायी तौर पर रह रहे हैं। अभी नए किसी पत्रकार को वो नहीं दे रहे थे परमिशन, शायद यही वजह रही होगी, उन्होंने वीज़ा नहीं थी। इस बार भी जब मुझे लग रहा था कुछ होगा, मैं आपको बताऊं 22 अप्रैल वो तारीख है जब पहलगाम पर में वो दुखद हादसा हुआ। उसी दिन ईरान का नेशनल डे का प्रोग्राम था, तो मैं दिल्ली में ईरान के एम्बेसडर से मिला था। मैंने उनसे कहा कि आपको क्या लगता है, ये जो न्यूक्लियर टॉक्स हो रही है तो इसको लेकर क्या होगा। तो उन्होंने कहा नहीं, ये बहुत सीरियस टॉक चल रही है और मुझे लगता नहीं है कि ये युद्ध होगा जी। तो मैंने एम्बेसडर को, ईरान के एम्बेसडर को ये कहा कि आई एम सॉरी सर, मैं आपसे डिफर करता हूँ, मेरा अपना असेसमेंट है कि आपकी ये न्यूक्लियर टॉक्स नहीं चलेगी और ये युद्ध चलेगा। 22 अप्रैल को ये मैंने ये कहा। 11 जून को मैंने आपको बताया कि मैंने इजराइल एम्बेसी में ये कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि युद्ध होने वाला है, सो मुझे वीज़ा चाहिए। खैर 12 जून को ये युद्ध शुरू हुआ। 13 जून से हमने तय किया कि हमें जो पहले दे दे। हमने इजराइल को भी कहा, ईरान को भी कहा। ईरान ने कहा आप अप्लाई करिए, हम आपको बताते हैं। हमने अप्लाई किया, उसका भी इंतज़ार करता रहा। इस बीच मैंने इजराइल से कहा, इजराइल ने वीज़ा तुरंत दे दिया। 14 तारीख को वीज़ा मिला, हमने जाने का फैसला किया। अब इजराइल का एयर स्पेस बंद, क्योंकि आप सोचिए ईरान से लगातार मिसाइल आ रहे थे, तो कैसे होगा, कोई प्लेन नहीं जा रही थी। फिर हमने फ़्लाइट बुक की, दो फ्लाइट बंद हो गई, मतलब कैंसिल हो गई। फिर यहाँ से हम लोगों ने तय किया कि कोई दूसरा रूट अपनाते हैं। तो मैं फिर यहाँ से पहले सऊदी गया, सऊदी से फिर मैं जॉर्डन गया। जब जॉर्डन में मैं उतरा तो फिर जॉर्डन से लगभग 150 किलोमीटर की दूरी पर इजराइल का जो बॉर्डर है, फिर हम वहाँ पहुँचे किंग हुसैन ब्रिज के पास और फिर हमने उसको क्रॉस किया। लेकिन वहीं से कुछ समझ में आने लगा था। पहली बात तो मैं बताऊं कि इजराइल के लोग दुनिया के शायद अकेले लोग हैं, क्योंकि ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कई युद्ध क्षेत्र मैंने कवर किया कि
जब किसी देश में जंग शुरू होती है तो लोग उस देश को छोड़ के भागते हैं। इजराइल में ठीक इसका उल्टा है। जब इजराइल का किसी दूसरे देश के साथ जंग शुरू होती है तो वहाँ के लोग जो दुनिया के अलग अलग देशों में रहते हैं वो वापस घर को लौटते हैं जी। तो बहुत लंबी भीड़ थी जॉर्डन बॉर्डर पर, लंबी, सब लोग अपने घर लौटना चाह रहे थे, जॉर्डन लौटना चाह रहे। उसके कई कारण हैं। मतलब इजरायलियों का ये भी मानना है कि संकट के समय सबको साथ होना चाहिए। उनका ये भी मानना है कि अगर उस वक्त वो इजराइल की जगह दूसरी जगह रहेंगे तो वहाँ ज़्यादा टारगेट हो सकते हैं। तो लेकिन देश के लिए, समाज के लिए, कम्युनिटी के लिए उनकी एक अलग फीलिंग है। मुझे लगता है वो एक काबिल तारीफ है। खैर, इसका मतलब ये नहीं कि ईरान के लोग कमज़ोर हैं। तो हम लोगों ने खैर बॉर्डर क्रॉस किया। बॉर्डर पर जो हो सकता है आप समझ ही सकते हैं, बहुत मुश्किल लगी, कई घंटे लगे, किसी तरह से हम बॉर्डर पहुँचे। लेकिन बॉर्डर पहुँचते ही ये एहसास हो गया कि इस बार की लड़ाई वो नहीं है जो 3 साल से हम देख रहे थे। देखिए, जब इजरायली फोर्स या एयरफोर्स जाके गाज़ा में बॉम्बिंग करती थी, गाज़ा तबाह हो रहा था, तो वो बहुत आसान था उनके लिए, क्योंकि गाज़ा के पास या हमास के पास उस तरह के मिसाइल नहीं थे, उस तरह के इक्विपमेंट नहीं थे। उन्होंने लड़ाई लड़ी। अब कौन सही है कौन गलत है ये तो अंतहीन है, कम से कम इजराइल वर्सेस पैलेस्टाइन के मामले में या इजराइल वर्सेस ईरान के मामले में। लेकिन दोनों पक्षों की तरफ से देखा जाए तो वहाँ पर उनके लिए खुला खेल था। उनके एयरफोर्स बॉम्बिंग कर रहे थे, उसको टारगेट करने का हमास के पास ऐसा कोई इक्विपमेंट नहीं था। उन्होंने अपने हिसाब से जितना लड़ने की कोशिश की। हिजबुल्लाह में थोड़ा सा मामला टफ था, मतलब हमास की तुलना में, क्योंकि हिजबुल्लाह के पास हिजबुल्लाह के पास आर्म फोर्सेस काफ़ी बड़ी थी। लेकिन ईरान तो ईरान था, और ईरान के साथ टक्कर अब सीधे प्रॉक्सी के अलावा जो मेन अब सीधी जंग थी। तो वो एकदम इंटायर था। तो जैसे ही मैं इजराइल पहुंचा और मैंने लोगों से पूछा, लोगों ने कहा कि, मैंने पूछा कि आप लोगों को डर लग रहा है? उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल डर लग रहा है, क्योंकि ये मिसाइल कहीं भी गिर रहे हैं, और वो गिर रहे थे। हम तेल अवीव पहुँचे। तेल अवीव में जो आप सेंटर लोकेशन जिसको आप कहें, जहाँ पर कि इजरायली डिफेंस हेडक्वार्टर है, वहाँ पर उसके आसपास में जो इम्पोर्टेंट बिल्डिंग सब है वहाँ पर आप जाते थे, और ऐसा नहीं है कि कोई एक बिल्डिंग तबाह हो रही थी, मतलब एक बिल्डिंग गिरी थी, देखिए कई हजार बड़ी बड़ी मिसाइलें आ रही थी, 12 फीट 15 फीट लंबी, 30,000 40,000 किलो एक्सप्लोसिव के साथ। अगर उन मिसाइलों को अगर हवा में भी कहीं इंगेज किया भी गया तो भी उसके बारूद गिरते थे, तो जहाँ गिरते थे वहाँ ख़त्म। बिल्डिंग हिट हो रही है तो एक बिल्डिंग हिट हो रही है तो ऐसा नहीं हो, आसपास के 3 4 5 बिल्डिंग, मतलब मैंने उसके बाद ये कहना शुरू किया था कि मोहल्ला खत्म हो जाता था जी। वो जो आसपास की कॉलोनी मोहल्ला, अब जो कहिए, एक सड़क पे अगर 5 बिल्डिंग है तो वो 5 बिल्डिंग या तो पूरी तरह खत्म, या नहीं तो अगर 2-3 बिल्डिंग खत्म तो उसके आसपास 1.5-2 किलोमीटर का ऐसा कोई बिल्डिंग नहीं बचता था इतना डैमेज नहीं हो गया होगा, उसमें से बहुत से लोग। और ये इजराइल के लिए इतना बड़ा पहला डिस्ट्रक्शन पहला था, ये पहला सरप्राइज था। इसलिए दुनिया के लिए ये लगा कि ये पहली बार था जब इजराइल के भीतर इस तरह के हमले हो रहे थे, और तमाम कोशिश के बावजूद इजराइल उसको रोकने में 100% कामयाब।